हेलो फ्रेंड्स, ये हमारी शिखर बंदोपाध्याय की बुक फ्रॉम प्लास्टिक टू पार्टीशन का 13th वीडियो। हमने मराठास के बारे में बात की थी कि कैसे ये इतनी ताकत रखता था कि इसे कहा जाता था कि पैन इंडिया एम्पायर बनाने की ताकत किसी में थी, वो तो मराठास में थी। और हमने ये भी पढ़ा था कि 1761 में के बाद जब अहमद शाह अब्दाली से इसका युद्ध होता है तो उसके बाद इसकी पावर डिक्लाइन करना शुरू हो जाती है। और उस वक्त का टाइम देखें, जब 1765 के बाद का टाइम आता है ना, तो जो कॉटन का ट्रेड है डेक्कन के एरिया से अचानक से बढ़ जाता है। तो जो कंपनी थी कॉटन में ज़्यादा अचानक से ट्रेड करना शुरू कर देती है चाइना के साथ। और वो कॉटन ग्रोइंग एरियाज़ थे डेक्कन में, जैसे बॉम्बे, गुजरात वगैरह से, या डेक्कन के एरिया से बॉम्बे जाता था, वहाँ से सीधा चाइना की तरफ एक्सपोर्ट हो जाता था। और इसका जो रीज़न था कि सडन ग्रोथ क्यों हुआ था, इसका रीज़न हमें इंडिया में नहीं मिलेगा, इसका रीज़न हमें मिलेगा अमेरिका में। क्योंकि अमेरिकन रेवोल्यूशन थे ना, वो 1765 से 91 तक चलेंगे। और 1765 से के बाद से वहाँ पे कॉटन की सप्लाई थी ना, वो बहुत कम हो जाएगी, जिसकी वजह से जो ट्रेडर्स थे वो नए मार्केट्स खोजेंगे और वहाँ पे इनकी डिमांड्स बढ़ जाएगी। और जब जैसे कि हमने पढ़ा था पिछले वीडियोज़ में, जब ट्रेड की बात हो तो ब्रिटिशर्स ट्रेड को किस तरह से, उनका कोर ट्रेड ही रहता था, किस तरह से वो सारी जो पॉलिटिकल इंटरवेंशन करते थे, एक्सपेंशन करते थे, सबका रीज़न ट्रेड ही होता था कि उन्हें बस मतलब था कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आए। तो जब इस कॉटन का सप्लाई बढ़ेगा, कॉटन की डिमांड बढ़ेगी डेक्कन एरियाज़ में, और उस डेक्कन के एरियाज़ में मराठास का रूल था। तो मराठास की पॉलिटिक्स में ये इंटरफेरेंस करने का मौका ढूंढने लग जाएंगे। तो जो इन्हें पहली बार मौका देंगे वो थे रघुनाथ राव। ये अपने नेफ्यू नारायण राव, जो उस पेशवा थे, उनको मार देंगे और ख़ुद पेशवा बन जाएंगे। और जब ये पेशवा बनेंगे तो उस वक्त जो मराठा सरदार थे ना, इनको ये बात पसंद नहीं आएगी। तो ये एक 12 भाई कॉन्स्पिरेसी के तहत नाना फडणवीस के अंदर एक हो जाएंगे और इसको रघुनाथ राव को पेशवाशिप से हटा देंगे। और जो नारायण राव की विडो थी गंगाबाई, इनके इन्फेंट बेटे सेवई माधव राव को गद्दी पे बिठा देंगे और सेवई माधव राव के नाम पे नाना फडणवीस रूल करना शुरू कर देंगे। ठीक है। अब रघुनाथ राव के पास कोई ऑप्शन तो बचेगा नहीं, क्योंकि एक तरह से वो खाली हो चुका था, कुछ भी नहीं बचा, उसको पेशवाशिप से भी हटा दिया। तो मदद के लिए जाएगा ब्रिटिशर्स के पास। अब ये ब्रिटिशर्स के पास पहुँचे तो ब्रिटिशर्स ने इनके साथ एक ट्रीटी कर ली, जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ सूरत। अब इस ट्रीटी के तहत बात हुई कि इन्हें गुजरात वगैरह के इलाके दे दिए जाएंगे और काफ़ी पैसे दे दिए जाएंगे। अब ये रघुनाथ राव को सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। अब ये रघुनाथ राव है, ये अटैक कर देगा गुजरात पे, और जिसके बैकअप में पीछे खड़ी है ब्रिटिशर्स। अब ये नाना फडणवीस यहाँ दिमाग लगाते हुए सीधा जाएंगे कलकत्ता प्रेसिडेंसी के पास और वहाँ पे एक ट्रीटी कर लेंगे जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1776 में। अब ये ट्रीटी ऑफ पुरंदर में ये बात होगी कि जो ये रघुनाथ राव है, इसको पेशवा ना बना के इसको पेंशनर बना दो और इसको पिक्चर से हटा दो। पर जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी वाले थे ना, 1777 में मना कर देंगे कि हम नहीं मानते इसको, और ये स्टिल सपोर्ट करेंगे रघुनाथ राव को। अब रघुनाथ राव के सपोर्ट में ब्रिटिशर्स आए और उस वक्त बहुत एबल चीफ थे महजी शिंदे। जब ब्रिटिशर्स अटैक करेंगे तो ये इनको आगे बुलाते बुलाते वेस्टर्न घाट का एक पास है तालेगांव के पास लाके इन्हें वेस्टर्न घाट के एरिया में फंसा देंगे ये ब्रिटिशर्स को। यहाँ पे ये लोग ट्रैप हो जाएंगे और जो इनका सप्लाई बेस था, जहाँ से खाना पीना इनका गन्स वगैरह आ रही थी खोपाली में, यहाँ पे ये अटैक कर देंगे और उसको भी क्रश कर देंगे। और जब ये ट्रैप करेंगे ना ब्रिटिशर्स को, यहाँ पे पॉलिसी अपनाएंगे स्कोर्च्ड अर्थ पॉलिसी। इसका मतलब था जैसे कि यहाँ पे कोई पेड़ पौधे इनको जला दिया, नदी है इसमें जहर डाल दिया कि पिएंगे तो ये मर जाएंगे।
बहुत अनएथिकल पॉलिसी है, पर होता था, नॉर्मल था उसका। और जो मराठास थे वो गुरिल्ला वॉरफेयर में काफ़ी माहिर थे। अब गुरिल्ला वॉरफेयर का मतलब होता है जैसे कि पेड़ पे चढ़ के बैठे, चाकू मारा, वापस पेड़ पे जाकर छुप गए, पत्थरों के पीछे भी छुपे हुए, छुप के मारा, निकल गए। ब्रिटिशर्स लैंड पे काफ़ी मजबूत थे, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, पर जब फॉरेस्ट की बात आती थी तो ये काफ़ी वीक थे। इन्हें कोई नॉलेज नहीं थी, फॉरेस्ट पे लड़ना बहुत मुश्किल होता है, और वहाँ पे ब्रिटिशर्स की कोई कमांड नहीं थी, इनकी कोई तोपे वोपे कितनी काम आने वाली थी नहीं। ठीक है, तो महजी सिंधे बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से जीत जाते हैं, और ट्रीटी ऑफ वादगांव होती है जिसमें ये वॉर जो हो रही थी उसको एंड कर दिया जाता है। बट इस ट्रीटी के बाद ट्रीटी ऑफ वादगांव के बाद जब बंगाल प्रेसिडेंसी है वो कहेगी ट्रीटी ऑफ वादगांव जो कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी ने साइन की थी, उसके पास ये अथॉरिटी ही नहीं है कि वो ऐसी कोई ट्रीटी कर सके। और इसका रीज़न वो देंगे इस रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। याद हो तो उसमें एक क्लॉज था कि मद्रास एंड बंगाल प्रेसिडेंसीज आर सबऑर्डिनेट टू बंगाल प्रेसिडेंसी। तो जो बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसी है अब सबऑर्डिनेट है, सुपीरियर है बंगाल, और इसका जो गवर्नर है वो गवर्नर जनरल बन चुका है। तो वो कहेंगे कि वो ट्रीटी ऑफ वादगांव को नहीं मानते, तो वो वापस अटैक कर देंगे मराठास पे। तो जो हेस्टिंग्स हैं वो मराठास पे अटैक कर देंगे। इसमें महजी सिंधे हार जाएंगे और एक ट्रीटी साइन होगी जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ सालबाई। अब सालबाई में ये कहा जाएगा कि अगले 20 सालों तक कोई वोट नहीं होगा, 20 सालों तक कोई वोट नहीं है। और इसमें ये भी अरेंजमेंट बनेगी कि मराठास और जो ब्रिटिशर्स है ना इसमें दोस्ती हो जाएगी। अब दोस्ती की क्या ज़रूरत थी, तो 1782 का टाइम था। अगर आपको याद हो पिछली वीडियो में मैंने एंग्लो मैसूर वॉर पढ़ाया था। एंग्लो मैसूर वॉर, सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर वो टाइम था जिसमें जो मराठास है ना अपनी साइड चेंज करते हैं। तो वो इसी ट्रीटी ऑफ सालबाई की वजह से करते हैं कि फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में वो हैदर अली का साथ देते हैं, और जब सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर होता है तो अपना साइड हटा लेते हैं और ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़ने लगते हैं। तो वही ट्रीटी ऑफ सालबाई की वजह से ये अपनी जो साइड है ना ब्रिटिशर्स के साथ दोस्ती कर लेंगे। ब्रिटिशर्स को भी हेल्प चाहिए थी क्योंकि वो मैसूर को हराना चाह रहे थे। ठीक है, तो अब ये अरेंजमेंट बन गया यहाँ पर। अब 20 साल का टाइम मिला इनको। 20 साल में आगे देखेंगे, 20 साल आते आते जो ब्रिटिशर्स हैं वो काफ़ी मजबूत हो जाएंगे। जो हैदराबाद का एरिया था, अब 20 सालों के बाद की बात करें, अब 20 साल कब पूरे होने थे, 1802 में। अब 1802 का जब टाइम आया था तो हमने देखा था कि किस तरह से मैसूर पूरी तरह से सबऑर्डिनेट हो चुका था। ठीक है, और कई सारे जो यहाँ की साउथर्न एरियाज़ होंगे, मैसूर सबऑर्डिनेट हो चुका था, हैदराबाद भी पूरी तरह से क्रश हो चुका था, और कई एरियाज़ थे, बंगाल तो उनके पास जा ही चुका था। ठीक है, और साउथ इंडिया के कई सारे पार्ट्स थे जो सब्सिडियरी अलायंस में भी आ चुके थे। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स की जो पावर थी काफ़ी बढ़ चुकी थी। और यहाँ पे अगर मराठास की बात करें तो 20 साल बाद इनका क्या हाल था, तो इन 20 सालों में इनमें इंटरनल राइवलरी शुरू हो गई। अब इंटरनल राइवलरी का एक रीज़न हमें अपने बैकग्राउंड से ही मिलता है यहाँ पे, कि जब ये नाना फडणवीस सवाई माधवराव को पेशवा बनाएगा तो वो उस वक्त छोटा होता है, पर ये बड़ा भी हो जाएगा ना सवाई माधवराव, इसको कोई पावर नाना फडणवीस देगा नहीं, इसको पपेट रूलर की तरह यूज़ करेगा। इससे इवन फ्रस्ट्रेटेड होकर जो माधवराव है ना ये सुसाइड कर लेगा। अब इसकी पावर इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई थी, तो जो नेक्स्ट पेशवा आएगा रघुनाथ राव का बेटा आएगा,
बाजीराव टू। अब ये भी इससे नाना फडणवीस से काफ़ी परेशान था। खैर नाना फडणवीस इसी पीछे मर जाएगा, सिचुएशन और अजीब हो जाएगी। और बाजीराव है ना ये, कि पंगा भी इसका हो जाएगा दूसरे लोगों से। वो मैं बताती हूँ क्या क्या पंगा था। ये इसके पास एक तो पावर ठीक से नहीं आ पा रही थी, रूल नहीं कर पा रहा था। और जो ये होलकर, उस वक्त के होलकर चीफ थे यशवंत राव होलकर। ये यशवंत राव होलकर के जो भाई है ना, यशवंत राव होलकर के भाई को ये बाजीराव टू मार देता है, ये मार देगा। अब यशवंत राव होलकर, लड़ाई झगड़ा तो करना ही था, बाजीराव टू ने यशवंत राव होलकर के भाई को मार दिया। तो अब ये यशवंत राव होलकर को आया गुस्सा। अब ये गुस्से में जाएगा और इसके जो बाजीराव का एरिया था ना पूना, इसके इन एरियाज़ पे प्लंडर करना शुरू कर देगा। अब बाजीराव को सपोर्ट मिलेगा सिंधिया का, पर स्टिल जो यशवंत राव होलकर था ना, इतना पावरफुल होता है कि इन दोनों को हरा देगा और अपना पेशवा वहाँ पे सजेस्ट करेगा, जो था विनायक राव, वो इसको सजेस्ट कर देगा नया पेशवे की तरह। अब बाजीराव को लगेगा वो पेशवा तो बचेगा नहीं, तो अब ये जाएगा वापस ब्रिटिशर्स के पास। ब्रिटिशर्स तो मौके की तलाश में थे ही, उनको तो चाहिए था कि उन्हें फिर से मौका मिले यहाँ पे इंटरफेरेंस करने का। तो अब ब्रिटिशर्स के पास जाएगा और साइन करेगा ट्रीटी ऑफ बसीन, जिसमें ये सब्सिडियरी अलायंस को मान लेगा, क्योंकि टाइम चल रहा था 1803 का। 1803 का टाइम चल रहा था। अब सब्सिडियरी अलायंस ये मान लेगा और एक और अरेंजमेंट बनेगी कि जो ब्रिटिशर्स है ना, वापस इसको पूना पे बिठा देंगे और ये भी कहा जाएगा कि ब्रिटिश रेसिडेंस इसके कोर्ट में बैठेगा और जितनी भी इसकी आर्मी होगी ना, इसका सारा मेंटेनेंस ये पेशवा देगा। तो अब ट्रीटी ऑफ बसीन साइन हो गई। पर जो यशवंत राव होलकर है ना, ये कोशिश करेगा कि इसका पेशवा गद्दी पर बैठे। पर जब सेकंड एंग्लो मराठा वॉर होगा ना, क्योंकि अब ट्रीटी ऑफ बसीन के बाद सब्सिडियरी अलायंस ये साइन करके आ गया था, तब फिर जो यशवंत राव होलकर है इन पे अटैक कर देगा, पर ये जीत नहीं पाएगा। 1803 से जब ये अटैक करेगा तो एंग्लो मराठा वॉर की शुरुआत हो जाएगी यशवंत राव होलकर के साथ और 2 साल तक ये चलेगा, पर ये लोग जीत तो पाएंगे नहीं। और 1805 में ये लोग हार जाएंगे और अलग अलग ट्रीटी के तहत इनको सबऑर्डिनेट बना दिया जाएगा। ठीक है, जैसे होलकर के साथ अलग ट्रीटी हो जाएगी, जो भोसले थे उनके साथ अलग ट्रीटी हो जाएगी, सिंधिया के साथ अलग होगी। तो सबकी पावर धीरे धीरे ये क्रश कर देंगे। और जब टाइम आएगा, और ये वॉर 1805 में भी इसलिए ही ख़त्म हो रहा था क्योंकि जैसे हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि 1805 में ये वेलेस्ले जो था ये खर्चे बहुत करने लगेगा। अब इतने सारे वॉर किए जा रहा था, इतने सारे एरिया पे इसको टेरिटोरियल एक्सपेंशन करना था, तो खर्चे बहुत करने लगा था। तो वहाँ के ब्रिटिश स्टेट है ना, इसको पसंद नहीं आता था कि खर्चे ज़्यादा करे, इसको मन था कि पैसे आते नहीं जाए ना। तो ये जो वेलेस्ले को वापस बुला लेंगे और 1805 में ये वेलेस्ले चला जाएगा अपने घर। अब उसकी जगह आएगा कॉर्नवालिस, वापस आएगा ये। अब ये पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन को अपनाएगा। अब इसके तहत ये कहा गया कि हम इंटरनल मैटर्स पे ध्यान नहीं देंगे, हमें बस ट्रेड करना है, पॉलिटिकल एक्सपेंशन नहीं करना है, क्योंकि इन्हें खर्चे बचाने थे, इन्हें कोई यहाँ पे आके टेरिटोरियल एम्पायर नहीं बनाना है, बल्कि इन्हें पैसा चाहिए, बस पैसे देते रहो। अब सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर के बाद बहुत सारे जो उनके आर्मी पर्सोनल्स थे, अब तो ब्रिटिश की आर्मी आ गई, ठीक है, तो कई सारे जो आर्मी पर्सोनल्स थे वो
अनएम्प्लॉयड हो चुके थे। तो उनमें से ही थे एक पिंडारीज। तो पहले तो ये उनको स्टेट से पैसे मिल जाते थे, अब ये पूरी तरह से इनका पैसे वैसे बचे नहीं, तो अब ये करना शुरू कर देंगे, प्लंडरिंग करना शुरू कर देंगे। अब ये प्लंडरिंग करना शुरू कर देंगे तो ये चीज़ें ब्रिटिशर्स को पसंद नहीं आएगी, क्योंकि इनका ट्रेड को खतरा था। जैसे कि अभी हमने बात ही की थी कि इनके ट्रेड के लिए जो चाहिए था इंस्टेबिलिटी ना हो, सिक्योरिटी हो, तभी तो ये ट्रेड कर सकते थे, वरना ये यहाँ से सामान लेके जाएंगे, कोई डाकुओं ने लूट लिया तो ऐसे तो ट्रेड नहीं चल पाएगा। तो ये पिंडराइज से बड़ा परेशान थे। और जब ये नॉन इंटरवेंशन की पॉलिसी अपनाते थे ना, उसके बाद जो सिंधेज है, सिंधिया हमने बात की थी, और होलकर थे, तो ऐसे कई मराठा सरदार्स होंगे जो अपने पावर को फिर से बढ़ाना शुरू कर देंगे। सिंधियाज हो गए, ये होलकर्स हो गए, ऐसे मराठा कॉन्फेडरेसी के जो लोग थे ना, ये अपनी पावर बढ़ाने लगेंगे और पिंडरेज को साथ मिलकर फिर से अटैक छेड़ देंगे। पर इसके बाद ये पावर ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाएगी। ये जब लॉर्ड हेस्टिंग आते हैं ना, तो एक पॉलिसी ऑफ पैरामाउंसी लेकर आते हैं। अब इसके तहत ये बात कही गई कि ऐसी कोई भी चीज़ जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ जा रही हो ना, उसके पे ये अटैक कर सकते हैं। अब ये पॉलिसी ऑफ पैरामाउंसी में ये बात कही गई, तो इसलिए जब थर्ड एंग्लो मराठा वॉर जब होगा ना 1817 से 19 में, तो ब्रिटिशर्स की पावर उस वक्त काफ़ी वैसे भी बढ़ चुकी थी, तो ये बहुत ईजिली इनको क्रश कर देंगे। पिंडरीज, होलकर, सिंधिया और इनकी के साथ सब्सिडरी अलाइंस वगैरह या सबोर्डिनेट पूरी तरह से ये स्टेट्स हो जाएंगे। और फिर हम बाद में देखेंगे कि 1857 की जब क्रांति होगी ना, तो एक्चुअली ये हेल्प कर रहे होंगे ब्रिटिशर्स की, इनकी अपनी ऑटोनॉमी जा चुकी होगी, और इसके बाद ये पहले की तरह उठ के कभी खड़े होकर नहीं आएंगे। ठीक है, इनकी पावर यहीं तक थी। तो अब ये भी हम कह सकते हैं कि इसके बाद जो पूरा ये एरिया था ना डेक्कन का, विंध्यास का जो पूरा एरिया था, उसमें ब्रिटिशर्स का पूरी तरह से कंट्रोल थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के बाद हो जाएगा। ओके, थैंक यू।